हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम एसएससी जीडी का मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में और आपकी एसएससी जीडी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एसएससी जीडी और आने वाले एग्ज़ाम जो भी हो, सीएचएसएल हो, सीएचएसएल ले लो आप, सीजीएल ले लो या सीपीओ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड मोड पर कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है। ये मैं जो यहाँ पर कंटेंट दूंगा वो आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट होगा। तो ये सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को एसएससी लवर नाम से है, तो इसे आप सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सवालों की तरफ देखते हैं। पहला सवाल पढ़िए आप, ये क्या कह रहा है। एक मकान का वर्तमान मूल्य इतना है। ये जो मूल्य है वो आपको गिवन है यहाँ पर। 1 मिनट, ये गिवन दिया हुआ आपको, ये मूल्य है कितना है, ये आपको यहाँ पर गिवन है। यदि इसके मूल्य में 5% की दर से अवमूल्यन हो जाए, अवमूल्यन समझ रहे हो, यानी मूल्य ह्रास, यानी कि ये घट रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है, होता है, तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। तो ये 5% की दर से हर साल घट रहा है, तो यानी इस पर सक्सेसिव लगेगा। तो देखिए ये कितना है, 3 और 3 6, ये 46 लाख, इतना 40,000। ठीक है, अब आप इसे लिख लें, एक बार लिख लें। 1 मिनट, कितना है, ठीक। अब इस पर आपको 5% की दर से ये 3 बार करना है, क्योंकि 3 साल के लिए है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी 1/20, 1/20 होती है, लेकिन इस पर ये माइनस हो रहा है, तो ये माइनस में है, तो ये 19/20 रहेगा। वन मिनट भाई, 19/20। इसी तरह आपको 3 बार लगाना है, ये 19/20 और 19/20। ठीक, ये आपको इस तरह करना है। अब इसे इसमें कुछ नहीं करना, आपको फर्दर इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये यहाँ नहीं है, ये कुछ नहीं है। आप इस तरह इसे, ये देखिए 4 जीरो हैं, यहाँ नीचे 3 है, तो ये 3 और ये 4, ये यहाँ से 3 जीरो, तो आप सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। 2 4 6, ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। 8 से इसे काटना कितने बार, 8 पंजे 40, 8 पंज 40, कितना बचा 6, 8। ठीक है, ये इतना, ये इसे आप फर्दर सॉल्व करें। 8 8 अट्ठे 64, ये 8 बार गया। यहाँ पर ये 1 जीरो बटी, यहाँ पर बचा 580 हो गया ये। ठीक, अब इसी तरह 19 का वर्ग कितना होता है, ये इसका आप मल्टीप्लाई करें। ये कि आप यूनिट डिजिट पर आइए, ये 9 का 9 में करोगे 1 आएगा, यहाँ से 9 फिर 9 आएगा, 9 का 9 में 8 2, तो यहाँ पर यूनिट ये भी 2 है, यहाँ पर इसमें भी यूनिट 2 है, इसमें भी, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, 19 का वर्ग 361, 1 मिनट, 361 इंटू 580 इंटू 19। ठीक, आप इसे सॉल्व कर लेना, आपका ये आंसर आएगा। इसमें बस कैलकुलेशन रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़िए आप। एक पेंटिंग की कीमत में इतने से इतनी हो गई, तो इस पेंटिंग की कीमत में प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है, कितनी कितनी बढ़ी है, ये बताइए आप। तो आप मुझे बताइए इसमें वृद्धि कितनी हुई। पहले था आपका ये 1,40,000 और हो गया कितना, 1,82,000। तो कितने की वृद्धि हुई इसमें, आपको फर्दर बताना। आपको ये बताइए, ये आपके सामने 42,000 की वृद्धि हुई, 42,000, 42,000 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई है ये, 1,40,000 पर। ठीक, तो अब 100 पर यही वृद्धि कितने की होगी। तो अब ये जीरो से इन्हें 2 कैंसिल कर दें। अब बचा कितना, ये 2 जीरो बची, ये इनसे ये 2 जीरो कैंसिल। आपके पास इतना बचा 14 से ये 42 काट दो, 14 3 42 3 और 1 जीरो, ये यानी 30% आपका ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, तीसरा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, अब बस आपको बताना था कितनी वृद्धि हुई है। हर तरीके के सवाल पूछे आते हैं, ये देखिए ये बहुत ही ईजी सवाल था। ईजी भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और कुछ हार्ड लेवल के भी आएंगे, तो मैं सब आपको बता चलूँगा।
कैसे कैसे सवाल आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाएगी। तो ठीक है, आप देखिए से ये क्या कह रहा है कि ये 3.37 गुनी 75, ये क्या है, ये हमारी अमाउंट है यानी मिश्रधन है। तो इसे ऐसे लिखिए आप 3.375। अब आप इसे ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो। अब हमें 3 साल के लिए निकालना है, तो इसका मतलब हमें चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। अब आपको पता होगा ये कितने का क्यूब रूट होता है, 15 का, और ये 1000 कितना होता है, 10 का। तो मूलधन हमारा 10 था और 10 से कोई चीज़ 15 हो गई, तो कितनी ब्याज मिली आपको, आप बताना। 5 हमें ब्याज मिली है, कितने पर, 10 पर। तो 100 पर यही ब्याज परसेंट कितनी हो जाएगी, तो 10 से ये 1 जीरो और ये इधर इसमें गुणा होगा, 10 पंजे 50। तो इस तरह से 1 मिनट मैं पेन चेंज कर दूँ, तो ये आपका राइट आंसर होगा 50% आपका राइट आंसर है। तो ये फिर से समझिए कि यहाँ पर ये वर्ष देखिए कितनी 3 वर्ष, तो इसका मतलब मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। यदि यहाँ 2 वर्ष होती तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ता। तो इसी तरह आप समझिए 3.375 था, यहाँ इससे पॉइंट हटाया तो यहाँ नीचे 3 जीरो बढ़ेंगी। तो आपको पता होना चाहिए 3375 कितने का क्यूब होता है, 15 का। अब आप कहोगे हमें कैसे पता, तो देखिए इसे आप फैक्टर भी कर सकते थे इस तरह से। 1 मिनट देखिए ना, इस तरह से ये 3375 है आपके साथ, आप इसे 5 से काटिए एक बार। 5 6 30 और कितना बचा, 3, 5 7 35 और 5 पंजे 25 गुणा 5, इतना हो गया। इसे अब इसे 25 से काट दीजिए, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 गुणा ये 25 और ये 5। अब आप बताइए ये 3 का क्यूब होता है, तो ये 3 लिख लीजिए, क्यूब रूट लेना पड़े। 25 पंजे 125, तो ये 5 का क्यूब होता है, तो ये कितना हो गया, 5 15, तो ये 15 का क्यूब रूट हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे, ये पहले आपको याद होना चाहिए। चलिए आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 6% लाभ पर और शेष भाग 12% लाभ पर बेचता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10% है। 6% पर बेची गई मात्रा क्या है, बताइए। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपल एलिगेशन का सवाल है। एलिगेशन कब लगता है, जब दो चीज़ आपको दी हो उनका मिश्रित बीच का भी दिया हो कि एक इतने में कितने में, कुल मिलाकर इतने में। तो देखिए यहाँ पर 6% का लाभ हो रहा है। 1 मिनट, ये देखिए 6 का है यहाँ पर। 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए आपको 6% का यहाँ 6% है और यहाँ पर कितना है, 12%। ओवरऑल कितना है आपको, 10%। तो आप मुझे बताएं, एलिगेशन आपको नियम भी पता होगा, एलिगेशन कब लगता है कि जब एक संख्या मिडिल वाले से छोटी हो और एक संख्या मिडिल वाले से बड़ी हो। तो 10 में से 6 गए, इसका डिफरेंस लेते हैं हम। 10 में से 6 गए कितने बचे, 4, और 12 में से 10 गए कितने बचे, 2। तो ये इसे काट देना, इसे 1:2, ये 2 से कटा, 1:2 के रेशियो में आ गया ये। तो अब आप मुझे बताएं, ये हमारी मात्रा निकलती है नीचे, नीचे आई ये मात्रा 1:2। तो कुल मात्रा कितनी हुई, 1 ये और 2 ये, 1 ये 2 ये, कितनी हो गई, 3 हो गई। 1 और 2 3 हो गई। इस 3 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है सवाल में, 1000। इसका मतलब 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 मिनट, 1 मिनट, 3 की वैल्यू हमारे पास है 1000, 1000 kg। अब हमें निकालना क्या है, उसने पूछा 6% लाभ पर। तो 6% वाले के सामने कितना, 1 है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब हमें 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 3 से इधर ये उठकर यहाँ आ जाएगा। तो 1000 में 3 से भाग दोगे तो 333.33 ऐसे ही आता रहेगा, ये कटेगा नहीं। तो इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है, नहीं, तो शंकु की त्रिज्या, हाँ, यह त्रिज्या क्या है। तो देखिए आपको पता है यहाँ आयतन आपको b दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, b बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी बेलन का बनथड़ होता है। जो शंकु का आयतन है वो बेलन का बनथड़ होता है, आपको याद रखना है। इसमें से इतना सिर्फ बेलन का है
और इसके इसी का 1/3 कर दो तो वो शंकु का बन जाता है। तो देखिए आपको बी तो दिया हुआ है आपको आयतन, और ऊंचाई h सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपसे शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप इसे इस तरफ भेज दीजिए, इस 3 को इस तरफ भेजेंगे, 3b हो गया। ठीक, पाई यहाँ पर ऊपर है तो ये बट्टे में आ जाएगी, पाई यहाँ हो गया। ठीक, अब एच भी हमें भेजनी, हमें सिर्फ आर छोड़नी है, आर ही निकालना है हमें। ठीक है, हमें सिर्फ आर निकालना है, आप इसे ध्यान रखें। तो इस तरफ एच ये गुणाम है तो नीचे भाग में जाएगा, तो ये एच। ठीक, 1 मिनट में इसे अच्छे से लिख दूँ, एच इंटू एच बराबर आर स्क्वायर। तो अब आपको पता है यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो इस वजह से मैंने ये स्क्वायर हटा दिया। अभी ये मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाकर इस पर रूट चढ़ा दिया। ठीक, ये यहाँ पर रूट चढ़ा, तो बस यही आपका आंसर है, आर बराबर 3b/πh, यानी कि ऑप्शन डी, 3b/πh। तो इसलिए ये आपका ठीक हो गया। ये फॉर्मूला बेस्ड था, आपको ये इसके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि 936 को पी क्यू और आर में गलती से 1/2, 1/3 अनुपात 1/4 की बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। वितरण में आर का लाभ बताइए। वो आपसे पूछ रहा है कि पहले बांटना तो था उन्हें इस हिसाब से, लेकिन उन्होंने गलती से इस हिसाब से बांट दिया। तो अब बताओ कि आर को जो राशि पहले मिलनी थी उससे कितनी ज़्यादा मिली, आर का लाभ बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये एक बट्टे वाली जो संख्या है इसे आप ऐसे मान लीजिए कि नीचे के ये 2 और 3 और 4 से कटने वाली संख्या, या इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, हमने मान ली 12, 12 एक संख्या इससे कट जाएगी। अब 1/2 का इसमें गुणा करें, ये पहले 1/2 है, इसमें गुणा करें तो 1/2 से ये 6 बार कटेगा, और 1/3 का इसमें गुणा करें 1/3, ये कितना कटेगा, 4 बार, 4 बार। इसी तरह 4 का इसमें गुणा करें 1/4 का 12 में, तो ये 3 बार कटेगा। तो पहले रेशियो था 4 6 4 3, और अब वो रेशियो कितना है, अब रेशियो हो गया है 2 3 4, ये वाला अब रेशियो हो गया है। 1 मिनट में आपको पेन चेंज करके बता देता हूँ, 2 3 4। ठीक, तो देखिए अब यहाँ रेशियो है। तो अब आप मुझे बताइए, पहले इस हिसाब से मुझे बांटने थे, लेकिन मैं अब इस हिसाब से बांट रहा हूँ। तो देखिए पहले आर को कितने मिल रहे थे, 3 रुपये, अब कितने मिल रहे हैं, 4 रुपये। इसका मतलब उसके उसे बढ़कर मिले हैं, तो यहाँ लाभ भी दिया हुआ है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं है। अब आप बताइए पहले इसे कितने मिलते थे। टोटल पहले थे 4, 6 और 4 10 और 3 13, पहले 936 की वैल्यू निकाल लो, ये 13 थी। ठीक है, अब यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप इसे काटो, 13 सत्ते 91, और 13 सत्ते 91, 2 बचे 13 दूनी 26, यानी 72। एक की वैल्यू 72 आ गई, 72। अब इसमें से आर का मान निकाल लीजिए, 72 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि 216। आपको पता होगा पहले उसे 216 रुपये मिलते थे, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं। अब इस हिसाब में बांटा है मैंने, 2 3 4, तो 2 3 4, 4 और 2 3 5, 5 और 4 9, तो ये 936 की वैल्यू है, ये 9 की है। अब हमें निकालनी किसकी है, 4 की, क्योंकि अब हमें इसी का आर का ही मान निकालना, 4 से यहाँ मल्टीपल कर दो। तो आप मुझे बताओ 9 से कितने बार करेगा, 9 एकम 9, ये इसमें गया नहीं 0, 9 चौक 36 गुणा 4, तो ये कितना हो गया, ये 416 हो गया। तो अब बताइए पहले 216 मिलते थे पैसे, अब मिल रहे हैं 416, तो कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। तो यही आपका आंसर है, वो यही पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ, तो 200 रुपये का लाभ हुआ उसे, गलती से बांटने में उसे 200 रुपये अधिक मिल गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, 30% ऑफ, और ये तीनों ब्रैकेट लगा करके 820% ऑफ 40 माइनस 28, इसे आप सॉल्व करना है। ये देखिए मेनली इसको आप सॉल्व करना है। अब आप कैसे करेंगे तो ये आपको पता होगा, पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले से ख़त्म करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब 820% है ऑफ 40, तो इसका आपको 40 इसका निकालना है, आपको निकालिए। चलिए इसे पहले इसे को सॉल्व कीजिए। देखिए 820 परसेंटेज में नीचे 100 आएंगे, 1 मिनट यहाँ पर ठीक से नहीं हुआ, 820 परसेंटेज नीचे 100 आएंगे इंटू 40। ठीक है, अब आप ये बताइए, इससे ये 0 कैंसिल, तो ये 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और 4 अट्ठे 32,
328 हो गया, ये 328 हो गया। अब आप मुझे बताइए 328 में से ये वाला ब्रैकेट में कर रहा हूँ सॉल्व, ये हो गया यहाँ से ये छोटा वाला। अब मझला ब्रैकेट करूँगा ये, अब मझला ब्रैकेट, अब 328 में से ये 28 ख़त्म करूँगा, माइनस के 28, तो कितना बचा 300, मेरे पास 300 बचा, 300 ये बचा। अब ये देखिए बड़े ब्रैकेट पर आऊँगा तो यहाँ ये ऑफ दिख रहा है आपको, ये ऑफ, और इधर परसेंटेज है, तो ये 300 परसेंटेज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर शुरू से लिखता हूँ मैं, 30% ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा होता है, यहाँ इसके बजाय मैं कितना लिखूँगा 300, और ये बाहर से ये परसेंटेज है, इसे 300% इंटू, ऑफ का मतलब इंटू होता है 600। इसे आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये भी परसेंटेज है, ये परसेंट है, तो इसे परसेंटेज को हटाएंगे, 1 मिनट, ये 600, ये 600 थे। अब देखिए ये 2 परसेंटेज हैं आपके सामने, ये 30% और एक 300%, तो इनके बदले में यहाँ पर नीचे 0 लगा सकता हूँ, तो इसीलिए अब 1 मिनट इसे हटाना पड़ेगा, 1 मिनट। देखिए मैं यहाँ से परसेंटेज कैंसिल कर रहा हूँ, ये परसेंटेज का चिन्ह कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। चलिए देखिए अब देखिए, अब यहाँ पर इसके बट्टे में मुझे 100 लाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज थी अभी, तो ये इसके नीचे 100 हो गए, इसके भी नीचे 100 हो गए। अब मुझे बताइए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब इसके गुणा कराइए, 6 तिया 18 और 18 तिया 54, 540 आपका राइट आंसर। कुछ नहीं करना था इसमें आपको, बस सॉल्व करना था, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन थी, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 36 होता है। देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था, आपको याद होगा तृतीय अनुपात का, कि b² ये किसका फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपात का। तो आपको इसी का सहारा लेना है यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे हम इसे। आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, वैसे आप इसे बेसिक से भी कह सकते हैं, लेकिन वो उसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, तो वहाँ आपके लिए आसान नहीं होगा। आप इसे ऑप्शन से उठाइए। देखिए मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 5, तो आप मुझे बताइए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, b² आप इसी को मद्देनजर रखते हुए देखिए क्या होता है, b² तो आप देखिए मुझे b² इसके फॉर्म में बनाना है इसे। तो ए होती है पहली वाली, बी होती है ये सेकेंड वाली। तो पहले मैंने ऑप्शन ए उठा लिया, तो 21 में से 5 गए, कितने बचे 16, b² है तो फिर से 16 अपॉन 12 में से 5 गए 7। अब आप बताइए मुझे 36 लाना है, ये 36 के बराबर लाना है, क्या 7 से इसमें से कुछ भी चीज़ कटती है, नहीं, पॉइंट में जाएगा। और हमारा ये जो 36 दिया हुआ है वो एक संख्या पूरी है, बिना पॉइंट की है, तो इससे ये इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं हुआ है हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह आपको ये कोई के हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। 4 देखिए आप इसी से 21 में से 4 घटाएंगे, कितना बचे 17, 17 गुणा 17 आप इस तरह घटाइए, 12 में 4 गए 8 बचे, 8 से भी ये भी नहीं कटता। इसी तरह आप तीसरा देखिए, 21 में 3 गए 18, 18 गुणा 18, 12 में से 3 गए 9, इसे काटी 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये ऑप्शन आपका राइट बैठ गया। तो इसी तरह आपको देखना था, कोई एक नज़र में दिख जाती है ये चीज़ें, आपको देखनी पड़ेंगी ऐसे, कि कभी कभी ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ता है हमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल इसे देखिए, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है और कुल 52 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे स्किप ना करें, देखिए अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें होता क्या है, कि जैसे आपको ये 3 इसकी स्पीड दे रखी है, तो आपको जो दूरी है उसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बेसिक फॉर्मूला बताइए इसका क्या होता है। ये समय दिया हुआ है आपको, तो समय से ही निकाल लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, तो समय कितना दिया हुआ है मुझे 52, ये मिनट में है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं इसे अभी घंटे में चेंज कर दूँ, 1 मिनट 52, 1 मिनट थोड़ा यह मिस्टेक है, देखिए तो 52/60 कर देता हूँ इसे। 52/60 बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, मैंने टोटल मैंने मानी डी दूरी। तो आपको मैं एक बता दूँ जल्दी से, कि मैं ऐसे करूँगा, इसे दूरी बट्टे चाल, तो पहले करूँगा 2 प्लस d/3 प्लस d/4, तो यहाँ से मैं ऊपर से d कॉमन ले सकता हूँ, इस तरह से d, तो 1/2 डी यहाँ कॉमन ले ली, प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो ये चीज़ आएगी। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट यही चीज़ लिखूँगा यहाँ पर, तो आप देखें इसे 1 मिनट,
देखिए मैं यही लिखने वाला हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैंने डी यहाँ कॉमन ले ली, तो बचा क्या मेरे पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये मेरे पास बची। मैंने आपको अभी इसी तरह का सवाल कराया था, उसमें भी उसमें मैं बांट रहा था कि आर को कितना अधिक मिला, वो भी यही रेशियो था। तो आप ज़रा ध्यान से देखें इसे, यही रेशियो था। तो अब मैं इसके मैंने क्या बताया, इसका मैं कैल्शियम मान लेता हूँ। मैंने मान लिया एल्शियम 2 3 4 कैल्शियम मैंने 12 मान लिया, तो इसमें मैंने 12 से गुणा कर दिया। तो अब मुझे बताइए 2 से ये काटूंगा मैं 6 बार, तो इसका मतलब ये भी 6 आ गया। 6 प्लस यहाँ से इसे काटूंगा 12 को, यही 12 ही कटेंगे, इसी 12 को 3 से काटूँ 4 बार, तो ये 4 आ जाएगा। इस 4 से काटूंगा इस 12 को कितने बार, ये 3 बार कटेगा। तो आप मुझे बताइए ये कितना हुआ, 6 और 4 10 और 3 13। तो 52, यहाँ 52 थे, 52/60, 52/60 बराबर ये कितना होगा 13, 13D/12। अब आप मुझे बताइए 13 से ये 4 बार कटेगा, 13 चौक 52, 4 से ये कटेगा 15 बार, 15 टाइम्स, ठीक। अब बताइए क्या हुआ, 15 का इसमें डी में गुणा करूँगा 15D, और ये 12 इधर आ जाएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखें, से मैं पेन चेंज करता हूँ। तो ये देखिए 15D बराबर 12, ठीक है। तो डी बराबर कितना होगा, ये 3 से काट दिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो डी बराबर हो गया 4/5। डी बराबर 4/5। मैंने आपसे बताया था कि दूरी 3 हिस्सों में बटी हुई है, तो मैं इसे 3 से मल्टीपल करूँगा। तो यहाँ मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 से मैंने फर्दर गुणा कर दिया, ठीक। तो अब कितना होगा, 4 3 12, 12/5, 12/5, ऐसे भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचे, पॉइंट लगाइए, 5 चौक 20, 2.4 आंसर हो गया आपका इसका। तो कुल दूरी कितनी है, 2.4 किलोमीटर है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को, देखिए अच्छा सवाल है। देखिए वो कह रहा था कि पहली चाल 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरह से उसने 3 दूरियां तय की हैं, और तीनों दूरियां समान हैं। ये बहुत अच्छी बात है, तीनों दूरियां समान है। लेकिन आपको तो वही फॉर्मूला लगाना है कि समय बराबर क्या होता है, 52 बराबर, ये 60 में मिनट में चेंज कर लिया, दूरी बट्टे समय, मैंने डी मान ली दूरी। तो मैं अभी बता चुका हूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब आप बताइए मुझे, अब मैंने 12 आपके समझ आया कैसे ले लिया, आप इसे छोड़िए, आप ऐसे ही इसका ऐसे ले लीजिए। कितना होगा 12, 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 छक्के 12, ये आ गया। 3 से भाग दीजिए 4, 4 से भाग दीजिए 3, अब फिर से वही आ गए 6 और 4 10 3 13, तो ये आ गया फर्दर 13/12। तो अब आप इसे यहाँ से काट देते, 13 से ये करता, 4 से ये 13 करता है, ये 4 से करता 15 बार, तो ये 13/15 और इधर 13/12, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाते। तो 15D बराबर क्या बचता, 12, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते, 3 से काटे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो डी बराबर कितना बचता 4/3। मैंने आपको बताया था, मैं इसमें 1 मिनट, चलिए आपकी समझ में आ गया होगा कि वो कैसे आया कि 15D बराबर 12 थे, ठीक है। 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, तो डी बराबर 4/5 गुणा 3। अब तो आपसे सॉल्व करेंगे, डी बराबर 12/5, ठीक। तो ये आपका आंसर था 2.4 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक था क्वेश्चन, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, आपको बस यही देखना था कि इसमें 3 चाल दी हुई हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4। तो इसी तरह आपको 3 से गुणा कराना था, 3 चाल दी थी इसमें, ठीक है। क्योंकि 3 दूरियाँ समान दूरियाँ हैं, इसलिए मैं दूरी में 3 से गुणा कराया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, इस सवाल को देखिए। ए बी और सी क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें कुछ नहीं है, आप इसे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। देखिए आपसे क्या कह रहा है, 1 मिनट मैं इसे इस तरफ साइड करता हूँ, कि ये जो 6 मीटर दूरी हुई है, 1 मिनट, ये इस 6 मीटर को देखिए, ये 6 मीटर हुई है दूरी, ये कब हुई है, इसे आपको कितने समय में हुई है ये निकालना है। देखिए कहाँ किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में। आप बताइए, ए की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, बी और सी की कितनी 8 मीटर प्रति सेकंड। ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी चालों का अंतर लेना पड़ेगा, घटानी पड़ेगी। तो इसमें देखिए ये कितना अधिक है, ये है 3 मीटर प्रति सेकंड अधिक। तो इसका मतलब है जो सी है वो 1 सेकंड में 3 मीटर अधिक चलता है।
1 सेकंड में, आपको याद रखना है 3 मीटर अधिक चलता है। लेकिन अब आप बताइए दूरी कितनी अधिक हो गई है, 6 मीटर अधिक हो गई है उनके बीच की दूरी। ये ए है और ये सी है, ये ए और ये सी, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। तो 6 मीटर दूरी होने में कितना समय लगेगा इन्हें, ऑब्वियसली बात है जब 1 सेकंड में 3 मीटर, तो 2 सेकंड में 6 मीटर हो जाएगी। तो अब हमें पता चल गया कि ये तीनों लोग 2 सेकंड तक भागे हैं। ठीक, तो अब आप किसी की भी चाल या दूरी या उनके बीच की दूरी या उनकी कुल दूरी निकाल सकते हैं। तो अब आपसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो अब आप मुझे बताइए ए और बी के डिफरेंस कितना उनकी चाल में। देखिए ए चलता है 5 और बी चलता है 3, तो ये कितना चलेगा ज़्यादा, ए और ए कितना, 2 ज़्यादा चलेगा। तो आप मुझे बताइए 2 गुणा और इधर कितना होगा, मैंने क्या किया था। अब बताइए कि कितना 2 सेकंड तक चलते हैं ये, 2 सेकंड तक, तो गुणा 2, तो कितना आ गया 4 मीटर की दूरी हो गई। ठीक है, आप अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ये आपके लिए नया सवाल हो सकता है। देखिए किस तरह से पूछा गया है, 1 मिनट। देखिए इसे, वो आपसे कह रहा है कि ए की चाल जो है, 1 मिनट पेन चेंज कर दूँ। ए की चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड, बी की 3 मीटर पर सेकंड और सी की 8। आपसे कह रहा है कि वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में तीनों। तो आपको पता है जब एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी चाल हमें घटानी पड़ेगी। तो ए और सी को ए और सी इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है, ए और सी के बीच की दूरी है 6 मीटर। तो अब आप मुझे बताइए कि इनके चाल में अंतर कितना है। चाल में अंतर इसके में 5, इसकी है 8, अंतर कितना आ गया इसमें, ये आपको डिफरेंस लेना है इसका 3। तो अब बताइए 3 इसका अंतर है, तो 3 मीटर 1 सेकंड में चलते हैं ये, 3 मीटर 1 सेकंड में इनके अंतर है दोनों का। दोनों के बीच की दूरी सेकंड में 3 मीटर हो जाती है। जैसे कि 1 सेकंड में इनके बीच की दूरी 3 मीटर हो जाती है, क्योंकि वो जो सी है वो उससे 3 मीटर प्रति सेकंड अधिक है। ये देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड और ये 8 मीटर प्रति सेकंड, तो कितने मीटर प्रति सेकंड अधिक है, ये 3 मीटर अधिक है, 1 सेकंड में चलता है। तो आप बताइए 6 मीटर चलने के लिए इधर मैं 2 से गुणा कराऊंगा, तो इधर भी 2 से गुणा, तो आपको पता होना चाहिए 2 सेकंड में ये कितना चलेंगे, 6 मीटर की दूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच में। तो अब हमें पता चल गया कि 6 मीटर की दूरी करने के लिए हमें 2 सेकंड तक दौड़ना है। तो ये 2 सेकंड तक प्रत्येक इंसान दौड़ा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो ए और बी के बीच में दूरी कितनी कैसे होगी, यदि देखिए ए 5 चल रहा है और ये 3 की स्पीड से, यदि ये भी, इसे मैं 5 को इस तरह से लिख दूँ, 1 मिनट देखना, इस 5 को इस तरह से ना लिखकर मैं 3 + 2 करके, और ये तो 3 है ही। तो अब बताइए यदि मैं ये 2 ना लेता और ये 3 ही 3 रहते तो इनके बीच में कोई दूरी ना होती, तो ये बराबर चलते, क्योंकि ये भी 3 से भाग रहा है, ये भी 3 से। लेकिन दूरी हुई क्यों है, क्योंकि ये ए जो है वो 2 की स्पीड से अधिक भाग रहा है। तो आपको यही बताना है कि ये जो दूरी क्रिएट हुई है उनके बीच में, वो इसलिए हुई है क्योंकि ए की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड अधिक है। तो अब दूरी इसी से बनेगी। तो मुझे बताइए 2 सेकंड तक भाग रहे हैं और चाल कितनी अधिक हो गई है, 2 अधिक हो गई है, क्योंकि दूरी इस 2 से ही बनेगी। तो अब आपको पता होना चाहिए 2 दूनी 4, तो ये 4 मीटर की दूरी है, इसी से बनी हुई है। तो यही आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ इस सवाल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, इसी इसी पर बेस्ड और भी आएंगे, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है, 16 के घन, 1 मिनट, 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए किस तरह से उसने घुमाकर पूछा है, तो हमें घूमना नहीं है, ये घुमा रहा है तो हमें नहीं घूमना है। देखिए आप इसे बस बेसिक से इसे देखिए क्या कह रहा है आपसे, सवाल को पढ़िए। 16 के घन, तो घन का मतलब क्या होता है, आप इसे ऐसे लिख लें कि हमें 3 बार 16 लिखना है। ठीक, और दूसरी बात, दूसरा क्या है कि 48 का वर्ग, तो हमें 48 कैसे लिखना, 48 गुणा 48। इनका आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। आपको पता होगा एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी, जो कॉमन मिले, जितना कॉमन मिले उतना ले लो, जो बचे उसे छोड़ दो। तो आप मुझे बताना मैं 48 को कैसे लिख सकता हूँ। ये ऐसे ही लिखा है, इसे 16 गुणा 3 48 को, और इस 48 को भी मैं इसी तरह लिख सकता हूँ 16 गुणा 3, ये मल्टीपल में ही है। तो आप मुझे बताना इसमें से ये 16 मिल गया, 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये मैंने यहाँ से 16 ले लिया और एक यहाँ से 16 ले लिया, तो ये 16 मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेपरेट। फिर से मैंने ये 16 ले लिया, मैंने ये भी 16 ले लिया, मैंने से यहाँ ले लिया सेपरेट। अब यहाँ से ये 16 बचे, लेकिन दोबारा दूसरा तो इसमें कोई 16 है नहीं,
तो मैं यहाँ से नहीं ले सकता, ये 16 कैंसिल। अब इसमें से और तो कुछ बचा नहीं मेरे पास लेने के लिए। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें ये 3 है, ये 3 है, क्या इस संख्या में कोई 3 है या 3 का कोई मल्टीपल कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अब हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो बस यही हमारा एचसीएफ है, इसका गुणा कर दीजिए। 16 का वर्ग कितना था, 256। तो आपका ये ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया, 256। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको इतनी दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और फिर भी यदि हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके कि हाँ इस सवाल में हमें दिक्कत हुई, तो मैं उसे सेपरेट से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसे पढ़िए आप। कि बलदेव सीसीटीवी कैमरे की बिक्री, सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9% और 4% की 2 क्रमिक छूट देता है, और फिर वह 268 की नकद छूट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो आप इसे 2 छूट दे रहा है वो सीसीटीवी पर, फिर 268 की भी छूट दे रहा है, तो अंतिम में जो आपका सीपी है वो बताइए आपने कितने पे किए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आप पहले 5,000 लिखिए यहाँ पर, 5,000, 5,000 पर पहले कितने 9% छूट, यानी 91 बचे, 91/100 गुणा कितने 4%, 4% का मतलब क्या होता है आपको पता है, 1/25। इस पर छूट है 25 पर 1 की, तो कितना बचा 24/25। ठीक, 24/25। तो आप यहाँ लिखना 24/25। आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 000 से ये 2 0 कैंसिल, और ये 25 से ये 50 2 बार कैंसिल। ठीक है, 25 दूनी 50। अब आप इसका मल्टीपल कीजिए, 91 दूनी कितने होते हैं 182 गुणा 24। ठीक, अब आपको ये सॉल्व करना है। इसका मल्टीपल कितना आएगा 4368। मैं मल्टीपल कर चुका हूँ इसका, 4368 आएगा। अब ये तो आ गया हमारा एसपी, लेकिन उस पर 268 की और छूट दी है उसने, तो इसमें से ये 268 और छूट घटा दीजिए, तो ये कितना बचा 4100। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन डी राइट आंसर। तो आपका ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है, ये आपका आंसर बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, इस तरह के सवाल आपसे कई पूछता है, कई बार पूछे गए हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखिए क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 1,000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दुकानदार है, आप लेने गए सौदा, तो उसने कहा आपने कहा मुझे 1 किलो चीज़ दे दीजिए, यानी कि 1,000 ग्राम, तो उसने कहा मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसने क्या किया, उसने 75 ग्राम आपसे ठग लिया, आपको 75 ग्राम कम दिया, तो उसने दिया है आपको 925 ग्राम। अब आप बताइए कि आपके पास चीज़ आनी थी 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम आनी थी, लेकिन आप लेकर कितना आए 925 ग्राम। तो उसको तो लाभ हो गया 75 ग्राम का, लेकिन आपको तो हानि होगी 75 की। तो उसका जो लाभ हुआ है वो आपसे पूछ रहा कितने प्रतिशत है, वो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। आप बोला आप इस पर काउंट कभी ना करें, क्योंकि उसने आपको दिया कितना है इतना, तो उसे लाभ होगा इस पर। उसने आपको दिया है उस पर लाभ लीजिए। तो कितना उसने, अब आप बताइए 1,000 से 925 दे रहा है, कितना कम दे रहा है आपको 75, कितने पर दे रहा है 925 पर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इंटू 100 पर कितना देगा, इसे 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 से कीजिए 18×5 = 90, 2 बचे 18 और 5 25 185, 5 से 15 बार, ये 5 से फिर कटेगा, 5 3 15 और 3 बचे 5 7 35, ये 5 से कटा 3 बार, तो ऊपर हो गया 300, नीचे हो गया 37। अब इससे आप सॉल्व कर लीजिए, इससे आप भाग दे दीजिए, आपका लगभग ये 8.11 के आसपास ही आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होना है। आप ऐसा ना करें कभी 1,000 पर निकालने बैठ जाएं, लेकिन आप उसी पर निकालना जो आपको चीज़ मिली हो, उसी पर आप लाभ और हानि निकालें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इस सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है ये। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 22.5 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि जब भी आपसे ऐसे कहे कि इससे एक चीज़, इस चीज़ से ये चीज़ बनाई गई है और इससे ये चीज़, ऐसे आपको कई सवाल दिए जाते हैं कि बेलन से शंकु बनाया गया, गोला से बेलन बनाया गया, या बेलन से गोला बनाया गया। तो इस चीज़ में आप एक बात को विशेष ध्यान रखें, ऐसे में इनके शेप, ये जो शेप होती है, आकार चेंज होता है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है।
यानी कि इनकी आकृति बदलेगी लेकिन इनका आयतन कभी नहीं बदलेगा। तो जो चीज़ नहीं बदलती है उसे हम बराबर कर देते हैं, जो पहले भी थी और अभी भी है। तो आप मुझे एक बात बताना कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। तो आप बताइए, पहले बेलन था मेरे पास, लेकिन मैंने उसे पिघलाकर शंकु बना दिया, तो आयतन तो मेरा वही रहेगा, आयतन तो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आयतन चेंज हो जाए, तो आयतन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले आयतन था वही अब रहेगा। तो ये तो है मेरे बेलन का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, अब बराबर करके मुझे शंकु के आयतन बनाना है, क्योंकि आयतन तो वही रहेगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई। अब देखिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या कुछ और थी, इसकी त्रिज्या थी ये, और इसकी तो मैं इसे आर बड़ी आर मान लेता हूँ। पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि ये पाई से तो पाई कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी अलग अलग है, इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई, तो यहाँ पर मैं एच बड़ी मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास कितना बचेगा? ये यहाँ पर इसके इधर को मल्टीपल होगा, तो आपके पास बचेगा 3r² एच बराबर r²h, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। अब जो भी आपको दिया हुआ है वो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये बेलन है और ये शंकु है। तो आप मुझे बताएं, बेलन की जिसके आधार की त्रिज्या बेलन कितनी है? 22.5। त्रिज्या कितनी? 22.5। तो 3 गुणा 22.5 का क्या मतलब होता है? 45/2। 45/2 इंटू 45/2 इंटू एच कितनी है इसकी? 24 बराबर r²। इसमें शंकु का क्या दिया जाता है? त्रिज्या दी है शंकु की 36 गुणा 36, और इसकी हाइट पूछा है शंकु की, इंटू बड़ी एच पूछा आपसे। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना होगा। 2 दूनी 4, इन दोनों का गुणा करके, पेन चेंज करता हूँ मैं अभी। ये देखिए इन दोनों का मल्टीपल करके मुझे 4 मिलेंगे, और इन दोनों 4 से मैं इसे 6 बार काट दूंगा, ठीक। अब इस 6 से ये 6 बार कटेगा 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, 9 से मैंने इसे काटा, 9 चौक 36, 9 से ये मैंने काटा, 9 पंजे 45, 5 बार, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा गया मेरे पास, यहाँ 6 बचे या 4 बचे। अब आप देखना, इसे मैं 3 से काटता हूँ। देखिए और कुछ बचा यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ 5 या 45, और ये 3 से काट दिए, 3 दूनी 6। इधर कितना बचा? 4 दूनी 8, इधर 8 बचा, और इधर कितने? 45 गुणा 5। अब आप इसे सॉल्व करें, 45 गुणा 5/8, इसे आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, देखिए मैंने वो इरेज कर दिया, मैं आपको बताता हूँ कितना था। 45 गुणा 5/8 यही था। तो इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22/8, ये काट दी। 8 दूनी 16, 6 बचे, 8 अट्ठे 64.1 बचा, 8 एकम 8, यहाँ पॉइंट लगेगा कि 2 बचे, 8 दूनी 16। इसी तरह ये करता है। यहाँ पर देख लिया आप 28.12। अब आप देखिए 28, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बस आपको सिर्फ यहीं तक काटना था, 28 तक। उसके बाद देखिए, क्योंकि 28 से और भी कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपको इसी तरह क्विक स्मार्ट आपको अप्रोच भी रखनी है कि आप पहले तो यूनिट मिलाएं, और यहाँ पर यूनिट इसलिए नहीं क्योंकि अप्रोक्स भी हो सकता है, यहाँ तो नहीं दिया है। तो आप पहले तो ये देख लें कि ये पॉइंट के बाद कि पहले की संख्या सेम है तो पूरा काटें, यदि नहीं है तो आप वहीं तक छोड़ दें, और वही आपका राइट आंसर देख लें कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए कि 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। उन सभी को शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? देखिए मैं आपको इसकी एक अलग अप्रोच बताऊंगा, जो शायद ही आपने देखी हो, लेकिन आपको वो थोड़ा ध्यान से समझना है। वो है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए आप कैसे, पहले मुझे बताइए, मैं इसका टोटल वर्क निकाल दूं कि 24 पुरुष जो हैं वो 9 दिनों तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 24 गुणा 9। अब बताइए कितना हो गया? निचोक 36 और हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21, यानी 216 वर्क है टोटल। अब वो उनमें से, अब देखिए नेक्स्ट क्या करा, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, यानी कि इन 24 लोगों ने 3 दिन तक तो काम कर लिया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 24 व्यक्ति हैं, 3 दिन में कितना कर देंगे? 24 गुणा 3, 72 कर देंगे ये, 72। तो आप बताइए 216 में से 72 काम हो चुका, तो बचा कितना? 144, 144 बचा। अब कह रहे हैं 8 पुरुष इनके साथ मिलकर, तो 24 और 8 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 32, 32 पुरुष हो गए। तो 32 पुरुष इसी काम को, शेष काम को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछ रहा है। तो 144 काम आपका बचा हुआ है, उसे 144 काम को ये 32 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, आप बता दीजिए, सिंपल है। इसे 8 से काट दिए, 18 अट्ठे 144, ऊपर 18 बचे, 8 से काटा है मैंने, 8 चौक 32। अब इसे 4 से काट दीजिए,
4 चौक 16, 2 बचे, पॉइंट लगाइए, 4 पंजे 20, 4.5 हो गया आपका। तो ये आपका राइट आंसर हो गया आपका। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, ये आपका राइट आंसर है। तो आपकी ये बताइए इसमें कुछ था क्या, बिल्कुल सिंपल अप्रोच। आप बताइए 24 लोग जो हैं वो 9 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं, तो हमें पता है कि 24 9 दिन में करते हैं, तो टोटल हमने वर्क निकाल दिया, 216 हो गया। अब उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, तो यानी कि 24 आदमी ने 3 दिनों तक तो काम किया है, तो 3 दिनों में कितना काम कर दिया, 272, सॉरी केवल 72, उन्होंने 72 काम कर दिया 3 दिनों में, ये 72, टोटल कितना था 216, 72 काम हो चुका है, तो बचा कितना 144। तो ये जो 144 काम है वो आपसे पूछ रहा है 8 पुरुष और मिल जाएं, तो यानी पहले 24 थे, 8 और आगे कितने हो गए 32, तो ये 32 लोग कितने दिनों में करेंगे, तो बस सिंपल सा है, आप इसे 32 से भाग दे दीजिए, तो ये 4.5 आपका आंसर राइट आंसर हो गया। इसमें कुछ था क्या, बिल्कुल सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ये, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर खर्च जो है वो ना बढ़े। तो आपको ऐसे सवालों की अप्रोच में बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, आप देखते ही आंसर मारेंगे इसका। देखिए कैसे, आपको मैं कुछ परसेंटेज बता दूं, जैसे कभी आपसे कहे कि किसी मूल्य में, खाद्य पदार्थ के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो उसका उसमें कितने प्रतिशत की हम कमी करें उसकी खपत में कि ये हमारा खर्च ना बढ़े। तो आपको पता होना चाहिए 25% की यदि वृद्धि हो रही है तो आपको 20% घटाना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/4, तो यही 4 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो 4 से ये हो गई 5। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा खर्च ना बढ़े, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 4 की, पहले जो 4 खरीदते थे और अब हम 5 मिल रही है, तो हम पहले ऐसे करते हैं, इस 5 से अब इसे उल्टा कर दें 4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब ये 5 की जगह हम 4 खरीदने लगे। पहले ये समझ लीजिए, पहले 100 रुपये में कोई चीज़ 4 चीज़ें मिलती थी, अब वो 100 रुपये में 5 मिलने लगी, क्योंकि उसने अपने उसमें वृद्धि कर दी, खपत बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब वो कह रहा है जब तुम ज़्यादा खरीदोगे तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन कह रहा है पैसे नहीं ज़्यादा देने, तो पैसे ज़्यादा नहीं देने तो आपको खपत फिर से कम करनी पड़ेगी। तो अब वो यही कह रहा है कि अब हम कितना कमी करें। तो देखिए मैंने कहा अब आपको 5 पर कमी करनी है, क्योंकि आप 5 ले चुके हो, तो अब 5 से कमी करनी है, तो 5 से करनी 4। तो अब बताइए कितने कमी हुई, 1 की, कितने पर हुई 5 पर, तो 100 पर यही कमी कितनी होगी, 5 से 1 8, 20 बार। तो मैंने आपको बताया था 25 की यदि वृद्धि करोगे तो आपको 20 की कमी करनी पड़ेगी। इसी तरह यदि 20 की आप वृद्धि करोगे तो आपको 25 की कमी करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए आपसे पूछता है कि 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई तो कितने की कमी करें कि उसका खपत ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े, तो आपको 25 की परसेंट की, सॉरी 1 मिनट, 25 नहीं, 16 सही 2/3% की आपको कमी करनी पड़ेगी। इसी तरह यदि आपसे कहे 25% की वृद्धि हुई है तो कमी कितनी करें, 20%। आपसे कहे 10% की वृद्धि हुई तो कमी कितनी करें, 9 सही 1/11%, ये कमी करनी पड़ेगी। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपसे ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक है, आप अब बना लें फिर कि आपसे कहते हैं 50% की वृद्धि हुई, तो 50 का क्या मतलब 1/2, यानी 2 से कोई चीज़ 3 हो गई, तो आपको कमी कितनी करनी है। अब यहाँ देखिए 3 से एक ले आइए, 33 सही 1/3 की आपको कमी करनी है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। तो आप इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि होगी तो कमी कितनी करनी है। देखिए 20% 1/5 फ्रैक्शन होती है, आपको पता होगा, तो 5 से कोई चीज़ 6 हो गई। ठीक है, अब हमें वापस से इसे खर्चा ना बढ़े, तो हमें इसे वापस से हम उसी स्थान पर आएंगे, लेकिन अब आए कहाँ से, अब हम 6 से आएंगे, क्योंकि हम 6 पर पहुँच चुके हैं। तो हम 1 की कमी करनी है, कितने पर कमी करनी है, 6 पर, इंटू 100 पर यही कमी कितनी हुई, तो 16 सही 2/3%। यह आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में समर्थ रहूँगा इसे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, वो आप खुद कर लेना, और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी में, जीडी का हर ही कोई भी एग्जाम हो, हर तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ बहुत ही इजी होते हैं, मैंने कुछ 1-2 सवाल छोड़ भी दिए हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे आप होमवर्क में लिख लें 1 मिनट HW में। चलिए छोड़िए, मैं ही करा देता हूँ इसे सॉल्व। देखिए इसे, इसमें क्या करना है आपको। अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है, अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है। राम यह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, अमन ने अकेले काम शुरू किया
शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि यह काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए। देखिए टोटल काम कितना है, मैं आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए अमन को लग रहे हैं 78 दिन और राम को कितने लग रहे हैं 39। तो किसी भी काम को करने के लिए मैंने मान लिया टोटल ये 78, मैंने इसे वर्ग मान लिया। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी निकाली, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 78 से, और इसकी 39 एफिशिएंसी इसकी 1 हो जाएगी, और इसकी राम की कितनी हो जाएगी 2। तो आप मुझे बताइए कि अमन की एफिशिएंसी 1 है, राम की 2 है, टोटल काम 78 है। तो वो कह रहा है कि राम को कब जुड़ना चाहिए। तो आप ये समझ गए। 1 मिनट में से इरेज करता हूँ। देखिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये वो कह रहा है आपसे कि ताकि काम 39 दिनों में हो जाए। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने राम और अमन को दोनों को एक साथ लगा दिया। अमन 1 करता है और राम कितना करता है 2, टोटल कितना होगा 3। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने इन दोनों को शुरुआत से ही काम पर लगाया है। तो काम 39 दिनों में मुझे समाप्त करना है। तो आप बताइए ये अब ये शुरू से होंगे तो ये 3 के हिसाब से 39 दिनों में कितना काम करेंगे। तो 39 या कितना होता है 117। तो ये टोटल काम 117 कर देंगे, लेकिन काम मेरा था कितना सिर्फ 78। तो ये ज़्यादा कितना हो गया, तो काम कितना ज़्यादा हो गया 117 मैंने कर दिया, लेकिन मुझे करना कितना था 78 करना था। तो आप बताइए मेरा कितना काम ज़्यादा हुआ। मैंने कितना 39 काम ज़्यादा कर दिया। मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने राम को शुरू से लगा दिया है। तो आप मुझे बताइए राम ने कितना कर दिया होगा। 39 काम राम ने किया है और राम की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो कितना हो गया 39/2। तो इसका मतलब ये है 39/2। तो कि राम ने जो काम राम ने एक्स्ट्रा किया था वो 39 किया था, लेकिन राम कितने दिनों में कहता है तो उससे इसकी एफिशिएंसी भाग देना पड़ेगा। तो आपको बता दूं मैं कि राम 39/2 दिन पहले इसी जुड़ गया था। तो यही बस आपका राइट आंसर है कि वो इतने दिन पहले जुड़ गया था उसमें। देखिए तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा मैंने क्या किया। कुछ नहीं किया मैं देखिए आपसे वो कह रहा था कि अमन ने शुरू किया है, लेकिन मैंने ये मान लिया कि हमने शुरुआत से ही दोनों लोगों को साथ चले हैं लेकर। तो 39 जो दिन दिए थे 39 दिनों में कितना काम कर देंगे ये दोनों, या तो शुरू से होते तो 39 दिया 117 कर देंगे, लेकिन काम हमारा करना कितना था, हमें 78 करना था केवल। तो ये काम ज़्यादा कितना हो गया, ये काम हो गया 39 काम ज़्यादा हो गया। 39 काम ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैंने जो राम था उसे शुरू से लगा दिया था, लेकिन जबकि राम को शुरू में काम नहीं करना था। उसमें सवाल में पहले दिया है कि राम कितने दिन बाद आना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि राम कितने दिन बाद आना चाहिए। तो ये राम का काम है 39, तो राम की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो राम के दिन निकल आएंगे, तो राम के इसमें 39/2 ये राम के दिन आ गए। तो राम ने 39/2 दिन काम किया है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि राम को कितने दिनों बाद जुड़ना चाहिए। तो वो 39/2 दिनों के बाद राम को उसमें जुड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। चलिए इसी अब हम यही समाप्त करते हैं। पूरे हमारे कुछ पूरे हुए। आप यदि मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं भी आपके लिए मोटिवेटेड रहूँगा। और आप सब्सक्राइब करें इसे, और मैं आपके लिए नई वीडियो लाता रहूँगा। अभी ये मैथ की सीरीज़ चल रही है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एसएससी जीडी के लिए मैं करा रहा हूँ, ये हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया। तो आपके हर एग्ज़ाम में ये बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और सपोर्ट करें मुझे भी, तो मैं भी आपके लिए और इससे भी बेहतर कंटेंट लाने में आपके लिए समर्थ रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।